हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर 2 अधिगम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अधिगम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से आपके जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लर्निंग मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग यहाँ पर दिया गया है, जो कि आज आपको कवर कराया जाएगा। और मेरी कोशिश है कि जितने भी आपके टॉपिक वाइज सिलेबस में दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उस टॉपिक से आपको पूरा डिटेल में, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बताया जाएगा, आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन और आने वाले जितने भी वीडियोज हैं सारे वीडियो का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, अगर आप कॉम्बो लेकर लिए हो तो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला ऑप्शन है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या ऑप्शन डी है दृश्य श्रव्य सामग्री से। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारा सामाजिक अधिगम है, किसी न किसी के संपर्क से जब हम संपर्क करते हैं, जब किसी से हम बात करते हैं, तो हमारा सामाजिक अधिगम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम समाज में रहते हैं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम अधिगम लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि आपकी क्लास का जो बच्चा है उसको सी और डी को लिखने में अंतर नहीं समझ पा रहा है, वो कैसे लिखे, तो उसको कौन सा रोग कहेंगे? आपने सीटेट में पढ़ा होगा, तो इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है फार्टलेरिया, डिसलेक्सिया, टाइफाइड, या ऑप्शन डी है मलेरिया। तो ऐसे बच्चे जिसको वर्ड को समझ नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, जैसे आप बच्चे को सी बोल रहे हो और डी बोल रहे हो, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा, वर्ड को पहचान नहीं पा रहा, तो उसको हम डिसलेक्सिया बीमारी कहते हैं। ठीक है? पहला हुआ आपका डिसलेक्सिया। और ऐसे बच्चे जो लिखने से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया। जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। और ऐसे बच्चे जो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उनको कहा जाए 1+2 क्या होता है, या 1 और 2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर आप इसको जज नहीं कर पा रहे हो तो उसको कहा जाएगा डिस्कुलिया। ठीक है? याद रखिएगा, ये 3 आपके डिसेबिलिटी हैं जो कि बच्चों के अंदर पाया जाता है, और इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा सीखना अस्थाई होता है? एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब क्या होता है? जो लंबे लॉन्ग टर्म तक उसे याद रखा जाए उसे होता है अस्थाई। और जो अस्थाई होता है उसे कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे बोल सकते हो, कुछ समय के लिए उसे याद रखना अस्थाई कहा जाता है। तो आपको बताना है कि अस्थाई क्या है। पहला ऑप्शन है रटकर, सुनकर, देखकर, या ऑप्शन डी है समझकर। तो आपको पता होगा, जो चीज़ आप समझकर, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और अपना ध्यान एक जगह अस्थिर किए हो, तो आप उसे समझ रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपका एग्ज़ाम हो भी जाएगा, तो भी आप अपने फ्यूचर में भी इस मेरी बातों को याद रखोगे। उसको कहा जाता है समझकर। तो समझकर आपका अस्थाई सीखना होता है। लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप रटते हो, सिर्फ़ सुनते हो, सिर्फ़ देखते हो, जैसे कि आप मेरा वीडियो सिर्फ़ देखते हो, कमेंट बॉक्स में बहुत कम बच्चे साथ में आंसर टाइप करते हैं, तो सिर्फ़ आप देख रहे हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म तक आपको याद नहीं रहता है। जब आप वीडियो को देख रहे हो और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हो, तो आपका 100% जो आपका ध्यान है, इस वीडियो पे आपका रहता है। तो आप कोशिश करते हो जो मेरी बातें बोल रहा हूँ, वहाँ से आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा।
आपका फ़ोकस मेरी वीडियो पे रहेगा और आप मेरी बातों को सुन रहे होगे ध्यान से। तो आप लॉन्ग टर्म तक आप इसे याद रख पाओगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अस्थायी और अस्थायी का अंतर समझ आ चुका होगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बताना है कि वाइगेट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, नैतिक, शारीरिक या ऑप्शन डी है आनुवांशिक। तो मैंने कई बार आपके वाइगोत्स्की को लेकर मैंने कई बार आपको डिटेल में बताया भी है कि वाइगोत्स्की जो थे वो आपके समाज के लिए बहुत सारा काम किए थे, ठीक है? तो सामाजिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिए लेव वाइगोत्स्की एक मौलिक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के। क्योंकि ऐसे सवाल आपके सीटेट में पूछे भी गए थे कि वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो आपके रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे, इसे याद रखिएगा, जो कि अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि सामाजिक संपर्क बच्चों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि जब बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तब बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो याद रखना लेव वॉगेट्स्की भाषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किए थे, भाषा और समाज में। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक के बारे में कौन बात करता है नैतिक विकास को लेकर? तो कोलरबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बात किया था, इसे भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति या ऑप्शन डी है विषय वस्तु में परिणीता। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विषय वस्तु की परिणीता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सीखने का क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या ऑप्शन डी है व्यवसायिक। इसमें बहुत लोगों का गलती आंसर आएगा क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे वर्ड इसमें दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज है। तो आप ध्यान से ऑप्शन को देखो और बताओ कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आनुभाविक। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आज का जो जो भी क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि ऑल स्टेट में अधिगम से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं साइकोलॉजी में। तो उस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है और खुद से मैंने ये क्वेश्चन बनाए भी हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य एक प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसका है? आपको पता है कि स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल हमेशा पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते भी हैं। तो उम्मीद है कि इस बार आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा भी। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और आपको बताना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने, पियाजे ने, स्किनर ने या ऑप्शन डी है कॉलर साहब ने। तो ये स्टेटमेंट आपका स्किनर का है। आपको पता होगा स्किनर जो कि आपके क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था जिसे हम एस आर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके स्किनर से पूछा जा सकता है। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? तो चूहे और कबूतर पे अपना प्रयोग किया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवहारवादी विचारक कौन है? अगर आप मेरे से वीडियो अगर आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ाई कर रहे हो तो मैंने हर वीडियो में आपको बताते आ रहा हूँ कि व्यवहारवादी के जनक आपके वाटसन और स्किनर को माना जाता है। ये दोनों ने मिलकर व्यवहारवादी को जनक माना जाता है, स्किनर और वाटसन। इन दोनों ने मिलकर व्यवहारवाद को जन्म दिया था, ऐसा आप कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वाटसन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कि गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में सवाल ऐसे पूछ ले कि गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है तो अच्छे अच्छे बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। पहला ऑप्शन है संज्ञान, अनुबंधन, निराकार या ऑप्शन डी है पुनर्कार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्णाकार। गेस्टाल्ट मतलब क्या होता है, याद रखना। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो था, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि लोग वस्तुओं को आकृतियों और रूपों को अलग अलग हिस्सों के बजाय पूरी यूनिटी के रूप में देखता है। गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग आधुनिक जर्मन में किसी चीज को रखने या एक साथ रखने के तरीके के लिए प्रयोग किया जाता था, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सुल्तान नामक चिंपांजी परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, मतलब कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसने अपना प्रयोग चिपंजी सुल्तान नामक चिपंजी पर किया था। पहला ऑप्शन है स्किनर, कॉलर, वुडवर्थ या ऑप्शन डी है वाटसन। तो आपको पता होगा कॉलर साहब ने अपना प्रयोग एक चिंपांजी पे किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, मतलब समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कौन है, द आर एस गेने, क्रो एवं क्रो, बी एस ब्लूम या ऑप्शन डी है बी एफ स्किनर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने रात तक जगकर आपके लिए क्वेश्चन को नया सेट किया है और ऐसा क्वेश्चन मैंने सेट किया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने को देख मिल सकता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, क्रो एवं क्रो। अगला क्वेश्चन है सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है। सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मैंने 2 दिन से जो आपको टॉप 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें मैंने इसका आंसर आपको डिटेल में बताया था। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक साहब को माना जाता है, जिन्होंने 3 नियम बताए थे। पहला कौन सा, तो पहला आपका तत्परता का नियम, आपको याद आ चुका होगा अगर आपने क्लास किया होगा। तत्परता का नियम, एक दूसरा था आपका प्रभाव का नियम और तीसरा आपका अभ्यास का नियम। ये 3 आपके नियम थे सीखने के नियम, जो कि आपके थॉर्नडाइक साहब ने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अधिगम अंध निष्ठ विधि शीर्षक किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है टिलार्स कमीशन, कोठारी कमीशन, डकार कमीशन या ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये सवाल आपके बिहार साइकोलॉजी पेपर में कभी भी सवाल पूछे नहीं गए हैं। इस सवाल मैंने एमपी जो साइकोलॉजी के पेपर हुए थे उसमें से मैंने क्वेश्चन को चुना है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया हर बार साइकोलॉजी में, बस अभी तक बिहार में पूछा नहीं गया है। तो हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिलार्स कमीशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिलार्स कमीशन होता क्या है। तो याद रखना डेलार्स रिपोर्ट 1966 में आया था, ठीक है। 1966 में डेलार्स आयोग द्वारा बनाई गई एक कमेटी थी, एक रिपोर्ट था जिसमें 2 प्रमुख अवधारणाओं को आधार पर शिक्षा को एकीकृत दृष्टि से प्रस्ताव रखा गया था। पहला कौन सा था, तो पहला था आपका जीवन भर सीखना, जीवन भर सीखना, और दूसरा था आपका सीखने के 4 स्तंभ, मतलब सीखने के 4 स्तंभ बताए थे। 2 आपका प्रमुख अवधारणा था, पहला जीवन भर सीखना और सेकंड था सीखने के 4 स्तंभ। सीखने के 4 स्तंभ में कौन-कौन से वो 4 पॉइंट थे, तो पहला था आपका जानना, दूसरा था करना, तीसरा था होना और चौथा था आपका साथ रहना। ये 4 आपके स्तंभ थे सीखने के, ठीक है। जो कि आपके डेलार्स कमीशन रिपोर्ट 1966 में इसकी जिक्र की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और सवाल पूछा जाता है कोठारी कमीशन से कि कोठारी कमीशन कब आया था। तो याद रखना 1964 में आपका कोठारी कमीशन आया था। कि कौन लाया था, तो डॉक्टर दौलत कोठारी, इनके नाम पर ही ये कमीशन का नाम रखा गया कोठारी कमीशन। इनका फुल नाम क्या था, तो दौलत डॉक्टर दौलत कोठारी कमीशन के नाम से, जो कि 1964 में आया था, जो कि आपके
शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने का काम किया था डॉक्टर दौलत कोठारी कमीशन ने। इसे याद रखिएगा, 1964 में आपके भारत आया था। ये सवाल आपके एग्जाम में स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट में सवाल ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयास और त्रुटि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपसे सिद्धांत नहीं पूछा कि किसने सिद्धांत दिया है, आपको बताना है कि ट्रायल एंड एरर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। पहला ऑप्शन है अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, या ऑप्शन डी है वाद विवाद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, अभ्यास है कि प्रेरणा है कि लक्ष्य है कि वाद विवाद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अभ्यास। जो भी किसी काम को आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप जो भी गलती कर रहे हो तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन सब राइट नहीं बता पा रहे हो, तो आप जैसे-जैसे वीडियो देखोगे, जैसे-जैसे आप प्रयास करोगे, तो आप आने वाले वीडियो में आप टॉप 30 क्वेश्चन में टॉप 30 स्कोर ला सकते हो। ये तब कब होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब जाकर आप टॉप 30 में टॉप 30 मार्क्स ला सकते हो। बिना अभ्यास कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए अभ्यास करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, तत्परता का नियम हो, चाहे प्रभाव का नियम हो, चाहे वो अभ्यास का नियम हो, ये तीनों नियम आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ये किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? पहला ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सेकंड ऑप्शन है प्रयास का नियम। तो आपको दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब ये बात क्वेश्चन में कह रहा है कि बार-बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, तो बार-बार हम कब दोहराते हैं? जब हम अभ्यास करते हैं। पहला कोशिश करते हैं, उसमें कुछ गलती होती है, फिर हम अभ्यास करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, तब जाकर हम एक सही डिसीज़न या फिर सही काम को हम पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसको हम अभ्यास के नियम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। आपको बताना है कि अधिगम में वृद्धि कब की जा सकती है? विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, प्रोत्साहन देकर, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। मतलब अधिगम का यहाँ पे मतलब क्या है? जैसे कि आप कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको एक कोई विटामिन दे दिया जाए तो आप सीख जाओगे, या आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आपको विदेश में भेज दिया जाए तो आप जाकर इंग्लिश सीख जाओगे, या आपको मोटिवेट किया जाए तो जाकर आप अधिगम सीख सकते हो, या फिर आप उसको किसी को इनाम देकर आपको अधिगम सिखाया जा सकता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन है आपका प्रोत्साहन। मतलब आप उसको रिवार्ड दो। जैसे कि बच्चा क्लास स्कूल में पढ़ता है, अगर उसको एबीसीडी नहीं आता है, या फिर कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा, तो उसको हम एक क्या करते हैं, उसको हम रिवार्ड देते हैं कि अगर आप एबीसीडी सुना पाओगे तो आपको ₹10 का चॉकलेट मिलेगा, या फिर कुछ आपको इनाम दिया जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, इससे प्रेरित होता है, उसको मोटिवेशन मिलती है अपने कुछ अधिगम को सीखने के लिए, उसको एबीसीडी सीखने के लिए। तो सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है प्रोत्साहन देकर आप अधिगम को वृद्धि में किया सा उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोई भी विटामिन नहीं आता कि जो आपके अधिगम को और आपके दिमाग को, या फिर आपको कोई भी चीज़ विटामिन खाने से, कोई गोली खाने से आप उसे याद कर लो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं दोगे, तब तक आपका कुछ भी भला नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर आप दिन दहाड़े बैठे सोए रहो और सपना देखो, तो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जब तक आप उसके लिए हाथ-पैर ना चलाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक आपका वो सपना पूरा नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था, पठन विकार से रिलेटेड जो होता है वो डिस्लेक्सिया कहा जाता है। गणितीय विकार को डिस्कूलिया कहा जाता है। ठीक है? तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एलेक्सिया क्या होता है? ठीक है? बहुत आपने डिस्लेक्सिया, डिस्कूलिया, डिस्ग्राफिया पढ़ा होगा। लेकिन आपको बताना है कि एलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, या ऑप्शन डी है सुनने की अक्षमता। तो इसका एलेक्सिया में होता है सीखने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता को डिस्लेक्सिया कहते हैं।
लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं, ठीक है? और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए उसे डिस्कुलिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? मान लो अगर आप टीचर हो, मान क्या लो आप आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई करके आप टीचर बनने वाले हो, तो आप बताओ एक शिक्षक नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाओगे? पहला ऑप्शन है आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या ऑप्शन डी है प्रलोभन का नियम। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन से नियम को आप टीचर के नाते उसे नहीं एक्सेप्ट करोगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रलोभन का नियम, मतलब लालच देने का नियम। अगर आप किसी बच्चे को लालच देते हो कि 2 रुपए लो और ये काम कर दो या फिर 2 रुपए लो, ये काम कर दो, ये सब आपके प्रलोभन का नियम है जो कि आपके किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे के लिए सही नहीं होता। जब तक वो खुद से अभ्यास नहीं करे, किसी भी चीज़ के लिए तत्पर ना हो, तब तक वो उसका लाइफ में भला नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि आदित्य ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। ये स्टेटमेंट किसका है? ध्यान से स्टेटमेंट को देखना और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना स्टेटमेंट का, क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आपको बताना है कि आदित्य ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है किंग्सले, गैट्स, क्रो एवं क्रो या ऑप्शन डी है क्रोनबैक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट आपके क्रो एवं क्रो का है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन-कौन से हैं? पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो प्रभावशाली अधिगम के जो आयाम है उसमें संकेत अधिगम, श्रृंखला, उत्तेजना, अनुक्रिया, ये तीनों शामिल हैं आपके प्रभावशाली एक इफेक्टिव लर्निंग के आयाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है पाउलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर या ऑप्शन डी है कोलर। लैंग्वेज इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट किया। लैंग्वेज को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिद्धांत किसने दिया है और इसमें आप गलती भी कर सकते हो। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो और बताओ ये सिद्धांत आपके किसने दिया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पावलोव, जिसे आरएस थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। एसआर थ्योरी आपके स्किनर साहब ने दिया था और आरएस थ्योरी आपके संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था जिन्होंने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था स्टिमुलस को लेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन बी है मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है वातावरण या ऑप्शन डी है मनोदैहिक। तो याद रखना संकेत अधिगम के अंतर्गत आप पारंपरिक अनुकूलन को सीखते हो। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या ऑप्शन डी है परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका परिपक्वता है, जो आपकी मैच्योरिटी है, वो कोई सीख नहीं सकता। एक्सपीरियंस कब आता है? परिपक्वता जब इंसान मैच्योर कब होता है? जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जब आप लाइफ में जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, तब जाकर आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है और जब एक्सपीरियंस आएगा, तब आप मैच्योर हो जाओगे, तब आपके अंदर एक परिपक्वता उत्पन्न होने लगता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस और आपकी एज बढ़ने के साथ-साथ आपके अंदर परिपक्वता और मैच्योरिटी आती है, जो कि आप कहीं भी सीख नहीं सकते हो कम एज में। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, तब जाकर आपके अंदर मैच्योरिटी उत्पन्न होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? पहला ऑप्शन है सोच में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है, ज्ञान का सर्जन है या ऑप्शन डी अनुभव प्राप्त करना है।
तो याद रखिएगा, जेपी गिलफर्ड के अनुसार अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन है। और याद रखना, जेपी गिलफर्ड एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 7 मार्च 1897 को करीब हुआ था, जिन्होंने मानव वृत्ति के साइकोमेट्रिक अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स है जेपी गिलफर्ड के अनुसार, इसे जरूर आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है कि किस व्यक्ति का अधिगम होता है। किस व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोर अवस्था तक, पौरावस्था तक या जीवन पर्याप्त। तो आपको बताना है कि अधिगम कब तक चलते रहता है। तो अब मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके अंदर आपका अधिगम चलते रहे, कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे, जो कि आपके ज़िंदगी भर आपका चलने वाला है। जब आप जन्म लेते हो और जब तक आप मिट्टी में दफन होने जाते हो, जब तक आप जला नहीं जाते हो, तब तक आपके अंदर जीवन पर्यंत आपका अधिगम चलते रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। याद रखना, आपको बताना है कि अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेगेटिव आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा या ऑप्शन डी है भूख। तो याद रखना, प्रतिष्ठा जो है आपका अभिप्रेरणा का हिस्सा नहीं माना जाता। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और बताओ कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल 8 परिस्थितियां बताई हैं अधिगम के। कौन कौन से 8 नाम है, याद रखना। पहला ऑप्शन है, पहला है आपका सिग्नल, सिग्नल लर्निंग। ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका एस आर लर्निंग। तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका चेन लर्निंग। चौथा क्या है, चौथा आपका है वर्बल लर्निंग। पांचवा है मल्टीपल लर्निंग। छठा नंबर है कंसेप्ट लर्निंग। सातवां पे है आपका प्रिंसिपल लर्निंग। और 8 नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग। ठीक है, ये टोटल आपके 8 अधिगम की परिस्थितियां जो कि रॉबर्ट केने ने बताया था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला सिग्नल लर्निंग, दूसरा एस आर लर्निंग, तीसरा चैन लर्निंग, चौथा वर्बल लर्निंग, पांचवा मल्टीपल लर्निंग, छठा कंसेप्ट लर्निंग, सातवां प्रिंसिपल लर्निंग, आठवां प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। टोटल 8 परिस्थितियां जो कि रॉबर्ट केने ने अधिगम के बारे में बताए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है। स्किनर, वर्दिमर, विने या ऑप्शन डी है स्पोनविच। तो मैंने कई बार आपको अपने वीडियो के माध्यम से कई बार बता चुका हूँ कि गेस्टवाल्ट के जन्मदाता आपके वर्दिमर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ कि जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए गए हैं, और कोशिश यही है कि डेली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाए। और आज का जो टॉपिक था लर्निंग मीनिंग टाइप्स ऑफ लर्निंग, जितने भी क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या अदर स्टेट में पूछे जा चुके हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उस क्वेश्चन को शामिल किया गया था आज के प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर के साथ भी दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2500 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी 3.0 हो, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। और जितने भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं, जितने भी मैं वीडियो लाऊँगा आप लोग के लिए, वो सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएँगे,
जिन्होंने कॉम्बो लिया हुआ है। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि आपके पॉकेट मनी से, आपके डेली के फालतू खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप सच में सीरियस हो, अपनी लाइफ़ को सिक्योर करना चाहते हो, बिहार में टीचर बनना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सएप करना। आपके लाइफ़ को चेंज कर देगा ये नोट्स, और आपका एग्ज़ाम आसानी से आप क्वालीफ़ाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।